जुल्म बस सब्र ही से डरता है, सब्र की पैरवी से डरता है। कत्ल वो मुझको कर चुका, लेकिन अब मेरी जिंदगी से डरता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और ये प्रोग्राम है मैं कश्मीरी पंडित हूं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि हमें इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों हम अपनी नई नस्ल को बताना चाहते हैं कि कौन कश्मीरी पंडित। कश्मीर का वो सरमाया जिनके बगैर कश्मीरियत मुकम्मल नहीं हो सकती है। तारीख गवाह है कि जब जब जालिम ने जुल्म किया है, अपनों का ही कत्लेआम किया है, अपनों को ही खून के आंसू रुलाया है, तो वो आग उस तक जरूर पहुंची है। तूने खेतों में इंसानों के सर बोए थे, अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है। टीकालाल टप्पू साहब पर बात हुई थी और आज हम कश्मीर की एक ऐसी मायनाज शख्सियत पर बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व पर बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ और किस तरह उनका परिवार जो है अपनी जड़ों से उखड़ गया। वो परिवार अपनी जड़ों से नहीं उखड़ा, बल्कि कश्मीरी जो है अपनी जड़ों से उखड़े। आज हम बात करेंगे सर्वानंद कौल प्रेमी साहब की। कौन सर्वानंद कौल प्रेमी? वो सर्वानंद कौल जिन्हें महजूर साहब ने प्रेमी का खिताब दिया था। उनके अंदर प्यार इतना भरा हुआ था, प्रेम इतना भरा हुआ था कि महजूर साहब भी कह उठे कि तुम प्रेमी हो। और वो प्रेमी लक़ब उनके साथ ऐसा चिपका कि जिंदगी भर उनके साथ रहा और जिंदगी के बाद भी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ था, हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं पहले सर्वानंद कौल प्रेमी साहब के साहबजादे का आपसे तारुफ करा देता हूं। उसके बाद हम सर्वानंद कौल प्रेमी साहब के बारे में भी जानेंगे। राजेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं कश्मीरी पंडित हूं मैं, और आपके पूरे खानदान के साथ, पूरे परिवार के साथ जो ज्यादती हुई, जो दर्द, जो खून के आंसू आप लोग रोए हैं और आज तक रो रहे हैं, उसका हमें बहुत अफसोस है। कैसा लगता है 1 मई 1990 से लेकर आज तक क्या बदला है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने से गए हैं 6 बार का रिकॉर्ड में आया हुआ है और कश्मीर में कश्मीर छोड़ दो की तहरीक भी चल रही थी। कश्मीर महाराजा की जाती जागीर थी, उन्होंने खरीद लिया था कश्मीर को। और उस दोनों आंदोलन में कश्मीर छोड़ दो और भारत छोड़ दो की तहरीक में मेरे वालिद साहब ने एक सरगर्म कारकुन की हैसियत में भी और एक शायर की हैसियत में भी अपना रोल निभाया। और छोटी ही उम्र में ये सारी बातें हुई। शायर थे ही थे, हिसास ज़मीर रखते थे, रोशन दिमाग रखते थे, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी, किसी ओहदे की कोई कामना न कारी कभी उन्होंने। लेकिन वो चाहते थे कि पहले इंसानियत की सेवा हो, इंसानियत की, मानवता की सेवा हो, इंसानियत की खिदमत हो, और इसी में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। 1924 में उनकी पैदाइश हुई। मैट्रिक उनकी पूरी जिंदगी जो है आपको एक फिल्म के जरिए भी दिखाएंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे, दर्शकों तक हम पहुंचेंगे ताकि आपको पता चले कि सर्वानंद कौल प्रेमी क्या थे। आइए हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके साथ क्या हुआ वो भी आप तक पहुंचाते हैं। आप भी देखिएगा कि किस तरह जो है एक लोगों ने उनसे दुश्मनी निभाई। मैं तो ये कहूँगा, अंधे हुए थे ऐसे मेरी दुश्मनी में लोग, शोलों को यूं हवा दी के दामन चला लिए। देखिए।
नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। एक बुलंद कामत शख्सियत, एक शरीफ नफ्स इंसान, एक उस्ताद जिसने हजारों घरों के चश्मो चिराग इल्म के नूर से मुनव्वर कर दिए। एक मायानाज सुखनवर जिसको अपनी जमीन, अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत थी, बेइंतहा प्रेम था। जनाब सर्वानंद कौल प्रेमी साहब बहुत ही अच्छे उस्ताद थे, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। काफी कदर लोग करते थे उनकी, बहुत अच्छी शख्सियत थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उनका मेल मिलाप सब लोगों के साथ एक जैसा था। वो हमारे बुजुर्ग कलमकार थे और शायर अदीब थे, बेहतर इंसान थे। बाय नेचर वो थे प्रेमी, प्यार से मुस्कुरा के बात करते थे। तो कहा कि दोस्तों ने मुझे प्रेमी प्रेमी कहा, तो उसके बाद मैंने तखल्लुस जोड़ा। तो एक तरह से वो उनका लक़ब था, उनको लोग जानते थे उनके प्यार की वजह से, उनके प्रेम की वजह से, तबीयतन वो प्रेमी थे। बहुत मीठे इंसान थे। छोटे बच्चे के साथ कैसे मिलना है, वालिद की तरह, बाप की तरह मिलते थे। स्टूडेंट्स के साथ, बड़ों के साथ मिलना था, जो दोस्त की तरह मिलते थे। उनके साथ काफ़ी प्रेम था हमारा, और वो थे भी वाकई प्रेमी। आदमी बड़े सुलझे हुए थे, शेर बहुत अच्छा कहते थे, बहुत प्यारा शेर कहते थे, और रिवायत में उनकी जड़ें बड़ी मजबूत थी, पैवस्त थी। प्रेमी साहब ने हमेशा अमन आश्ती, आपसी भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी की मशाल को फिरोजा रखने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपने कलम से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो तक़वियत अता फरमाई, वो एक जरी मिसाल है। उनकी शायरी में प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत थी, इंसानियत थी, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। बहुत शफकत और रफाकत से पेश आते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से शायर कश्मीर महजूद ने कहा था, आसार बतलाते हैं कि अगर इस निहाल नौखास्ता की परवरिश व आबियारी की जाएगी तो बज़ाहिर इस छोटे नौनिहाल के गुलाहे तर बाग को महका देंगे। प्रेमी साहब अपने उपकार से, अपनी तहरीर और तकरीर से, अपने ख्यालात और एहसासात से बिला लिहाज मजहब और मिलत हमेशा भाईचारे की शम्मा रोशन करते रहे। वो किसी को मायूस नहीं देख सकते थे। उन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बनाना था। मैंने बनाया तो उनको शायद वो ठीक नहीं लगा, तो मेरे चेहरे पे थोड़ी बरहमी की देख कर वो उनको लगा कि बरहम हो गया ये, तो मैंने कहा ठीक है नया बनाएंगे। उसके बाद शाम को मैं जब गया तो ये माफी मांगी, आप हर्ट हो गए। मैं कहा सर क्या हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कि ये बंदा जो है ये बाय हार्ट भी पोएट है। प्रेमी साहब के पड़ोसी कभी भी उनको दिल से बुला नहीं पाए हैं। वो आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी कमी महसूस करते हैं। मतलब क्या है? हमें प्रेमी साहब की बहुत याद आती है, उनकी बेटियों की, भाभी की। हमारा तो जैसे एक ही परिवार था, इकट्ठे बैठना उठना। वो हमारे बच्चों को पढ़ाते थे, वो हमारे काम आते थे, हम उनके काम आते थे। वो चाहे खेती बाड़ी हो या फिर शादी ब्याह। वो हमारे हमसाया थे, हमारा तो जैसे एक ही घर था। इकट्ठे उठना बैठना, एक दूसरे के काम आना, चाहे शादी ब्याह हो या खेती बाड़ी, कुछ भी हो। बहुत ही नेक इंसान थे, हर किसी के काम आते थे। कितनी तारीफें करूं, वो तारीफों के ही काबिल थे। उनके इलाके में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सर्वानंद जी को कभी नहीं देखा है। वो तब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अपने बड़ों से उनके बारे में सुनकर, उनकी शख्सियत के बारे में सुनकर वो मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके। प्रेमी जी के बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं उनको जाती तौर पे कभी तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं पैदा 91 में हुआ और उनकी डेथ उससे पहले 1 साल हुई। और मैं प्रेमी जी से वाकिफ हुआ हूँ अपने चाचा के जरिए, क्योंकि हमारे जो दादाजी और प्रेमी जी काफ़ी करीबी दोस्त थे और उनके बहुत ही करीबी दोस्तों में से थे। ये गाँव अगर आज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहता है तो उनके ही बदौलत मरने के बाद
तो यहाँ का जो गांव है, यहाँ के बच्चे प्रेमी जी के अगर नाम से नहीं, अगर उनके शक्ल से नहीं या उनके ज़ात से नहीं, लेकिन उनके काम से और उनके जो शख्सियत से वाकिफ है, और हर एक इंसान उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो पोइट रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, गांधीयन रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अगर आप उनकी सवानियाँ पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे कि वो किस कदर की शख्सियत है, और उनका इस तरह से असैसिनेट होना इस गांव के लिए बहुत बड़ी दुखी है। और अगर आज भी आप किसी भी बच्चे से, चाहे वो उनकी जनरेशन का हो या हमारे किसी भी शख्स से इस गांव के पूछोगे, तो आज भी उसी तरह दुख का इजहार करते हैं उनके बारे में। प्रेमी साहब सरकारी मुलाजमत से सोगदोश हुए तो फौरन ही तालीमी और दूसरे निजी इदारों से दावतनामे आने शुरू हो गए थे, जिसमें से उन्होंने अनंतनाग के ही एक इस्लामी स्कूल नुसरतुल इस्लाम की पेशकश तस्लीम की। अनंतनाग के इस्लामिया हाई स्कूल जो है ज़ेर क़यादत जो चलता है, उनमें नसरतुल इस्लाम के दायरे इख्तियार में वो जो था इस्लामिया स्कूल, वहाँ के उस्ताद रह चुके हैं। ये उनका कलाम, उनके कौल और उनकी आदतें आंखों के सामने हैं, और ये सबके लिए, हम सब के लिए एक मशाल राह बन सकते हैं। कश्मीरी अदब और जुबान को फरोग देने में प्रेमी साहब का रोल नाकाबिल फरामोश है। मैंने एक पोइम पढ़ी उनकी, ताजमहल, दैट वाज शाहकार, दैट वाज अ मास्टरपीस। मतलब अगर उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो आपको लगेगा कि या तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, कोई बड़े स्टेचर के पोइट ने लिखी है। गीतांजलि का कश्मीरी में तर्जुमा आपका एक बहुत बड़ा कारनामा है। जब मैंने कश्मीरी में उस गीतांजलि के इस तर्जुमे को पढ़ा जो प्रेमी साहब ने किया है, इतना बेहतरीन तर्जमा है, मुझे लगता है असल से भी वो ज़्यादा सही लगती है। इतना उन्होंने क्लोज टचिंग ट्रांसलेशन किया है उसको। बाकी ट्रांसलेशन नहीं किया है, मैं उसको कहूँगा ट्रांसक्रिएशन किया है। 29 अप्रैल 1990 को आखिरकार वो काली रात आई जब इंसानियत के दुश्मन उन्हें और उनके बेटे वीरेंद्र जी को घर से ले गए, और 2 दिन के बाद यानी 1 मई को उन्हें अपनी नींद सुलाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सर्वानंद प्रेमी बहुत दूर चला गया हमसे, उससे हमारी अब मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उसे हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक हर्फ में, एक एक लफ्ज में, एक एक शब्द में, एक एक नज़्म में, एक एक गीत में, एक एक वचन में, मज़ामीन में वो जिंदा है। वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अमर शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कश्मीरी अदब और कश्मीरी जुबान हमेशा उनकी मरहूम मिन्नत रहेगी, और उनकी पुरखलूस कोशिशों, उनकी शराफत, उनकी इंसानियत और उनकी वतन परस्ती को हमेशा याद रखेगी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। क्या महसूस होता है इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद? आपको लगता है कि प्रेमी साहब और आपके भाई भी उनके साथ ये सब कुर्बानियां उससे पहले जो हुई हैं, उसके बाद भी जो कुर्बानियां हुई हैं, वो काम आई क्या? ये जो अजीम साहने हुआ हमारे कुंबे के साथ, हमारे परिवार के साथ, हम एक ही कश्मीरी पंडित परिवार 2 लाख 3 लाख वाली मुसलमानों की गुंजान आबादी में रहते थे और बड़ी इज्जत से रहते थे। मेरे वालिद साहब टीचर थे, उन्होंने बेशुमार लोगों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, घरों में इतने चिराग रोशन किए, और यही उनकी मजबूती थी। सोच में भी उनकी मजबूती थी और ज़मीर में भी उनकी ये मजबूती थी और एहसास में भी ये मजबूती थी। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। खाद्य शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है।
हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। देरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएम कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में बेहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुदंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अच्छा साहब, टपलू साहब का सानिया हो चुका था 1989 में 13 सितंबर को। उसके बाद बहुत से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। जब प्रोफेसर मिशुल हक साहब का उनकी शहादत हुई, जब उनकी वाइफ टेलीविजन पे अपील करती हुई हमने देखा, हमने सुना, तो मेरे पिताजी ने कहा कि जो मिशुल हक साहब का स्टेचर था है उससे ये कम हो रहा, ये क्यों अपील करती है कि उनको छोड़ दो। तो कहने लगे कि अगर हमारे साथ में ऐसा होता है तो अल्लाह ताला से मांगिए, खुदा से मांगिए, भगवान से मांगिए कि उनको छोड़ दें। लेकिन उनका विश्वास था, कुरान शरीफ का मुताला किया था उन्होंने। गीता जी तो थी ही थी रघु में बरी हुई और उन्हें पूरा विश्वास था जाइते से हो द्रे और मृत्योर, जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन वापस जाना है। कुल नफ्सतुन जायकातुल मौत कहते थे हमेशा। लोगों के साथ में जब बात करते थे तो पता ही नहीं लगता था कि ये इतने कट्टर हिंदू हो सकते हैं कि जिनके दिल और दिमाग में कुरान शरीफ का इतना असर है। वो एक कंटेम्प्रेरी स्टडी करना चाहते थे, उन्होंने किया था। अब वो लिखना चाहते थे इसमें, लेकिन
ये विश्वासघात हुआ, ये बिट्रियल जो हुआ, बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट। और जब ये त्रासदी हुई, ये सामने हुआ, कई लोगों ने कहा कि कश्मीरियत की मर्डर हो गया, इंसानियत का खून हो गया, शब खून हो गया। अंदर से बहुत सूफी इंसान थे सूफी और मिजाज, कुछ इस तरह के वाकयात भी मैंने सुने हैं। केवल वो मजहबी इंसान नहीं थे, वो स्पिरिचुअल इंसान थे। हमें कहते थे, हमें सिखाते थे कि मजहब इट हैज बाउंड्रीज, उसके आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कोई बाउंड्री नहीं होती है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये समंदर है, इसमें अगर आप कितना गोता लगाएंगे और नीचे जाकर के आप लाल जवाहर निकाल सकते हैं इसमें से। और जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में कहते थे कि तुम्हारे अंदर ही एक खजाना भरा पड़ा है, उस खजाने को देखने की, परखने की जरूरत है। एक तरफ से कयामत थी जिससे हम कलयुग कहते हैं। आज के जमाने में जब लोग लोगों पे वार करते हैं, लोग चाहते हैं कि सारा मैं ही खा जाऊं, उसका भी, इसका भी, सबका भी। एक वो जैसे पेट्रोल फैला हुआ है, सिर्फ एक तीली लगाने की जरूरत है। उनका ये सोच था कि मैं ये तीली किसी को नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि एक राव ऐसी चली थी, एक हवा ऐसी चली थी जिसके खिलाफ वो अकेले उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ आवाज उठाते थे और लोगों को कहते थे, समझाते थे, बुझाते थे, भाई ये बच्चे हमारे ही अपने ही बच्चे हैं, हमारे शरीर के खून हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। हाँ, इनको भड़काया गया है, इनको ब्रेन वॉश किया गया है। एक बार बहुत ही डिस्कशन हुआ, बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुआ, लेकिन उन्होंने लास्ट पे ओवर रूल कर दिया। भाई मैंने तो ये 47 से देखा हुआ है, कबायली जब आ गए, जब मोए शरीफ का एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रख देने से पूरा रिवॉल्यूशन आ गया, परमिशरी कांड हुआ और पाकिस्तान ने इतने हमले किए और अंदरूनी और बैरूनी साजिश इतनी चली कश्मीर में, क्योंकि ये हमेशा वो आंखों में वो रहा है, क्योंकि किस न किस तरीके से हम कश्मीर को, उनका जो उनके साथ जो उनकी पूरी जिंदगी थी, गांधी जी से उनकी मुलाकातें थी, नेहरू जी से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्ना भी और ये सारे लोग जो हैं इनके साथ ये मिलते रहे। तो और मुजाहिद आज़ादी तो थे ही, वो सच्चे मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया और कबायलियों के खिलाफ भी जब वो हुआ था उसमें भी लिया, उससे पहले जितने भी वो आंदोलन हुए उसमें भी रहे। साहब आप हैरान हो जाएंगे, एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से चिट्ठी आ गई। उन दिनों मेरे पिताजी रिटायर ही हो गए थे, हाल ही में 79 में वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट उम्र उन दिनों 55 साल ही हुआ करती थी J&K स्टेट में। उसके बाद से काफी स्कूलों के दावतनामे आने शुरू हुए कि साहब आप हमारे इंस्टीट्यूशन को हेड करिए, हमारे इंस्टीट्यूशन को हेड करिए। और ये एक दो ही नहीं थे, काफी, मुझे जहां तक याद है 10-20 इंस्टीट्यूशंस का उनका एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हुआ करता था हमारा त्राल का मीर मोहम्मद काजिम साहब, उनके बचपन के दोस्त थे, क्लास फेलो भी रहे हैं, फिर बीएड में वो काजिम साहब उनके टीचर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अवंतीपोरा में एक इस्लामिक हायर सेकेंडरी स्कूल और बल्कि हम कॉलेज बनाना चाहते हैं, आप जरा उसका हेड कीजिए। इन्होंने कहा नहीं, अब मेरी उम्र नहीं है यहाँ से वहां तक शटल करने की। लेकिन बाद में उन्होंने 2 स्कूलों को चुन लिया। एक जैसे अभी बताया गया कि नुसरतुल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे अनंतनाग टाउन में था और वहां पे इन्होंने उस स्कूल की सरबराही बिना किसी उजरत के, बिना मुआवजे के कबूल कर लिया। कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साहब कुछ भी नहीं। और ये अपने स्टूडेंट्स पे उनको बहुत इतना था, विश्वास बहुत था कि उनको लगता था कि ये जितने भी बिगड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये मुझे तो नुकसान नहीं कम से कम मेरे साथ में तो कोई ये और यही कहीं ना कहीं उनका जो एतबार है वो नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस। जिसके परिवार के साथ ऐसा हुआ हो कि पिता को जो है इस बुरी तरह बेदर्दी से टॉर्चर करके मारा गया हो कि जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ की खाल निकाल ली गई हो, वहाँ पे कील ठोकी गई हो और जगह जगह शरीर में जो है सिगरेट के से जलाया गया हो, भाई के साथ भी इसी तरह बेदर्दी से मारा गया हो, उसके बाद उनकी लाश को टांग दिया गया हो। लेकिन मैंने आप लोगों में वो नफरत नहीं देखी, ना मैंने रविंद्र रवि में देखी, ना आप लोगों के अंदर आज भी सवर्णन कौल प्रेमी जो है वो बुरी तरह बह रहे हैं। और वो आप में कहीं से भी किसी के लिए नफरत के बोल क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमारी ये एजुकेशन ही नहीं है, हमें इसके लिए कोई तरबियत नहीं दी गई है, हमें इसके लिए तैयार नहीं किया गया है नफरत के लिए। हमने जो तालीम ली है
वो मानवता से प्यार की तालीम ली है, प्यार का दर्स लिया है। एक इंसान के साथ में, हमसाये के साथ में, पड़ोसी के साथ में क्या ताल्लुकात होने चाहिए, कितने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ये हमें यही सिखाया गया है। नहीं, अगर पड़ोसी हमारे साथ ज्यादती करे तो क्या तब भी हम अपना सर झुका दे, सर कटा लें क्या? मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं भगवत गीता का उन्होंने तर्जुमा किया है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण एक ऐसा समय आता है जहाँ पे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि सामने तो सारे मेरे अपने खड़े हुए हैं। उन्होंने इन्हीं दिनों में 29 अप्रैल को भी उन्होंने एक गजल लिखी है, नाम और माज। ये एक ही है, आप जुदा नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। हिंदू और मुसलमान को आप अलग अलग नहीं कर सकते। पहले तो अपनी जो हमारी कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारे मुसलमान भाई वहां पे रहते हैं आज, उनका एक दायित्व है, उनपे एक फर्ज बनता है, समाजी तरह से भी, सियासी तरह से भी, इक्तिसादी तरह से भी, और भी बाकी जितने भी हैं, एक दायित्व बनता है उनका, एक मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कश्मीरी में कहते हैं कि हजरत आदम ज़ई गबर, एक रट आवरण बे रट काबर। ये जो आवरण शमशान, क्रीमेशन ग्राउंड, एक भाई ने ये चुन लिया, दूसरे भाई ने कब्र चुन ली। अब जिसने शमशान को चुन लिया वो बड़ा भाई है, और जिसने कब्र चुन ली वो छोटा भाई। दो भाइयों के दरमियान में कभी भी ये तो घर घर की कहानी है, ये तो हर परिवार की कहानी है, झगड़ा हो जाता है, सुलह हो जाती है, और जिस दिन त्योहार होता है उस दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब चीज को भूल जाते हैं। बहुत त्योहार आए, बहुत कुछ हुआ, आप जो है कश्मीर से उजड़ गए हैं, उखाड़ दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं, और आपको वापसी की कोई उम्मीद भी, कोई शम्मा ऐसी जला ही नहीं रहा वहां पर। जब भी मुझे मौका मिलता है इस विषय पे, इस मौजू पे बात करने का, मैं कहता हूँ ये जो सैलाब आई, ये जो बाढ़ आ गई, बाढ़ ने इस पुल को बह लिया, ढो लिया अपने साथ में। अब क्या करें, वहां के लोग उस तरफ है और यहाँ के लोग इस तरफ है, पुल बनाया जाए। अब ये है, हमारा भी फर्ज है, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि जब आप एक उंगली दूसरे आदमी की तरफ खड़ा करते हैं तो अपनी तरफ चार आती है। तो पहले मैं अपने आप से कहता हूँ कि हमें इस सोच पे जुट जाना चाहिए, इस काम पे मामूर होना चाहिए, लग जाना चाहिए कि किससे कैसे हम दोबारा इस पुल को बनाए, ताकि वो लोग यहाँ आ जाए और यहाँ के लोग वापस अपने घरों में चले जाएं। देखिए, आप तो पुल बना रहे राजेंद्र जी, और एक मुद्दत से मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। आप हर जगह कहीं पर भी जो है आप बोलते हैं। आप जब 1 मई 1990 में आप उनकी लाश मिली, वो शहीद हुए, और उसके बाद आप लोगों ने उनकी अंत्येष्टि की, और शायद 5 मई को आप लोग कश्मीर से आ गए। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ के इतने सियासतदान, वहाँ कई वज़ीर आला हो चुके हैं, वज़ीर आला हुए, सब लोग हुए, गवर्नर रूल भी हुआ, यहाँ की सरकार, वहाँ की सरकार, सियासत में, इसी सियासत में कोई आपके घर पे आया, कोई गाड़ी लेके, ट्रक लेके कि चलिए आप अपने घर को संभालिए? ऐसा तो कोई मिसाल नहीं है। बल्कि मैं साहब आपको एक बात बताऊं, जब हमारे साथ में ये अजीम साने हुआ, सरकार के जितने भी ऑफिसर लोग थे, मैं नहीं जानता, मैं उन दिनों बहुत छोटा था, हालांकि एक हिसास, एक ग्रोन अप था मैं सिटीजन, तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया, इतनी हमें ढारस बंधाई जबानी तौर से, साहब अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। और उन्होंने हमें ये कहा, आज मैं समझ सकता हूं कि वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब अब इस त्रासदी की बात बाहर नहीं करना। हालांकि मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँ कि हमें सरकार ने वहां से लाया। अभी इसकी चिट्ठी, इसका लोगों ने मुझे पूछा कि साहब इसके ऑर्डर कहाँ पे, आप कैसे कह सकते हैं क्या सरकार ने हमको यहाँ से। जब उनको लगा कि यार अब इनके पास में कुछ नहीं है, अब कौन विश्वास कर सकता है कि मैं नंगे पैर आ गया हूँ, कौन विश्वास कर सकता है कि हमारी सारी जायदाद वहीं पे। और उसका अवकाफ कमेटी ने पूरा एक लिस्ट बना के किसी हमसाया, किसी पड़ोसी के हवाले रख दिया कि साहब ये अमानत है, और हमने वही विश्वास उस पे दिखाया, उन पे दिखाया। कितनी ये जुल्म की बात है कि आज तक वो सामान हमें वापस नहीं मिल रहा है। हमने ये कहा कि आप साहब वो हमें सामान दे दो, गाड़ी से ला करके दे दो, और जितना पैसा किराया का बनता है वो हम दे देंगे। हमारे दोनों मकानों को जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, हमारे कावशेड को जलाया गया, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। आज तक भी वो हमें मजबूर करते। अभी LG साहब को मैंने लिखा, उन्होंने मुझे बुलाया, इस पे बात हुई, तो क्यों नहीं इस पे एक SIT बनाते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 लोग गए थे, लेकिन एज ए कम्युनिटी एक पूरा समुदाय गया है। सबसे पहले 2006 में वो रिट पिटिशन अभी पेंडिंग है। हालांकि न्यायिक पालिका पे हमारा पूरा विश्वास है, संविधान पे हमारा पूरा विश्वास है,
इसमें कश्मीरी जो लोग हैं, जिनकी रगों में असली कश्मीरियत है, मेरी अपील रहेगी इसके जरिए से, इस प्रोग्राम के जरिए से, टीवी 18 के माध्यम से, आप पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है। ये जो हमारे भाई थे, इस मकान में रह रहे जो लोग थे, जिनके साथ में हमारे रस्म रिवाज थे, जिन लोगों के साथ में हमारा आना जाना था, वो कहाँ हैं 30 साल से? नए बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, नए बच्चे माशाअल्लाह की कितनी अच्छी पोस्टों पे आज हैं कश्मीरी मुसलमान, और कितना अच्छा रोशन जहन रखते हैं वो लोग। मैं देखता हूं, मैं पढ़ता, मैं खुश होता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो जहालत है, जो कुंदा जहन है, वो रोशन हो जाए और अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को एक बार फिर से ढूंढे। इसमें अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात आती है, जो सरकार का दायित्व बनता है, जो सरकार का फर्ज बनता है, वो भी अपना फर्ज निभाए। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई, कोई ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसके कारण से मैं मजबूर हो जाऊं, जिसके कारण से मैं मुतासिर हो जाऊं। हाँ, वाकई में अगर मैं रेसिप्रोकेट नहीं करता हूं, मैं इसका रिएक्शन नहीं देता हूं, मैं इसको रेस्पॉन्ड नहीं करता हूं, इस सिचुएशन को, जो सिचुएशन मुझे मजबूर करेगी कि साहब आपको अपना कश्मीर वापस आना पड़ेगा। कश्मीर मेरा है, कश्मीर खालिस किसी एक आदमी का नहीं है, खालिस एक जाति का नहीं है, खालिस एक समुदाय का नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का है और मैं भी कश्मीरी हूं। और कश्मीरी होने पे मुझे इतना गौरव है, इतना गौरव है, मैं आपको क्या ही नहीं सकता। मेरे फादर ने सारी जिंदगी कश्मीरियों की खिदमत में गुजारी। मैं चाहता हूं कि हम भी अपने वालिद साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, और जब भी उनका दिन होता है 1 मई को, उस दिन हम जम्मू में ही, अपने राज्य में ही, यूटी में, हालांकि दिल्ली में काफी प्रोग्राम हमने किए, बाकी जगहों पे करते रहे हैं, लेकिन विशेष तौर से, खास तौर से हम उस दिन 1 मई को उनकी याद वहीं पे करते हैं। और कल्चरल एकेडमी इसमें पहल करती है, काफी लोग आते हैं। उनका तो बहुत काफी काम है, बहुत काफी काम, बहुत काफी। वो एक मतलब वो हर जबान में, मैंने उनके बारे में सुना जब मैं कश्मीर में भी रहा, कि वो संस्कृत में भी, उर्दू में भी, और बहुत से लोग तो सोचते थे कि ये उर्दू वाले हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। या इसका एक आपको मैं उदाहरण दूंगा, ये क्यों था। जब फ्रीडम मूवमेंट में वो थे, जब अरेस्ट किया गया, बाद में उन्हें किसी काम के लिए मामूर किया गया कि साहब आप ये काम कर दो, उन्होंने 46 में उर्दू में एक पोइम लिखी, हल वाले प्यारे झंडे तुझको प्रणाम मेरा, हो तेरी सर बुलंदी ऊंचा हो नाम तेरा। क्योंकि कश्मीर के लिए इन्होंने अलग से एक अपना झंडा रखा, और वो हल वाला था झंडा। जब शेर कश्मीर ने ये नज्म सुनी, उन्होंने इनको बुलाया। उन दिनों तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुआ करती थी पूरी, उसमें पंडित भी थे, उसमें हिंदू, कश्यप बंधु थे, मोतीलाल मिश्री थे, जानकीनाथ ककरू साहब थे, और भी मेरे पिताजी के काफी दोस्त थे। वो तो जब जब कबायली हमला हुआ तो तब सबके साथ मिलकर हमलावर होशियार, हम कश्मीरी हैं। तो उसमें ये नहीं कहा गया कि मैं ब्रिगेडियर उस्मान तैयार हूँ, उसमें ये नहीं बताया गया मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तैयार हूँ, उसमें ये नहीं बताया गया कि राम ये वो, उसमें ये कहा गया कि हम सारे कश्मीरी तैयार हैं। तो क्या हुआ कि मेरे फादर ने ये नज्म लिखी, और ये शेर कश्मीर ने कहा कि आप यहाँ पे पढ़ो, और शेर कश्मीर के पीछे पीछे सारा कश्मीर होता था उन दिनों। जब ये नज्म पढ़ी गई, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, वो खुद भी एक शायर रहे हैं और खुद भी एक ऊंची कोटि के पत्रकार रहे हैं, तो उन्होंने जब ये नज्म सुनी, उन्होंने शेर कश्मीर को कहा कि उनसे ये नज्म मांगो, मैं इस पे देखना चाहता हूँ। एक दुरुस्ती करी उन्होंने, हल वाले प्यारे झंडे तुझको प्रणाम मेरा, क्योंकि ये एक हिंदू लिख रहा था, तो प्रणाम को नीचे सलाम कर दिया उन्होंने मौलाना मोहम्मद सईद साहब मसूदी ने, और मेरे पिताजी के वापस भेज दिया, तो वो पढ़ते रहे। ये था उनका फ्रीडम मूवमेंट में भरोसा, और ये उनका सरगर्मी का एक सबूत है। अब जब ये त्रासदी हो गई, सरकार आती गई साहब 5-6 दिन, फिर हमने अंत्येष्टि की। 5 मई को उनकी सारी अंत्येष्टि करके, उनकी सारी वो अस्थियां संभाल के हम फिर जम्मू आ गए। तो जम्मू में हम 10 दिन रहे, उन्होंने MLA हॉस्टल में हमें रखा। मैं उसके लिए दोबारा से उनका, उस समय की सरकार का आभार प्रकट करता हूं। और 10 दिन के बाद 10वां, 11वां और 12वां हमारा इसमें रहता है, वो हमने हरिद्वार में किया। दिल्ली से मेरे भाई रविंदर जी वहां पे आ गए, वो सब उसमें क्रियाओं में शामिल रहे। और उसके बाद मेरी माता जी ने जम्मू से निर्णय किया कि अब हम वहीं उसी के पास चले जाएंगे, क्योंकि ये त्रासदी से पहले हम उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे थे। और शादी के लिए जो सामान लाया गया था, मेरी एक सिस्टर थी, उनकी एज के साथ में भी ही,
और उसकी शादी का भी हमने अब इंतजाम कर लिया था। वो सारा सामान उड़ा करके ले गए, जितनी भी किताबें थी, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट शारदा में लिखी हुई किताबें सब उड़ा के ले गए। फादर का जितना भी लिटरेचर था हमारे पास दान की 18 बोरियों को उन्होंने खाली कर दिया, और उन बोरियों में कपड़े, नए कपड़े, पश्मीना शाल, घड़ियां, जो कुछ भी था A to Z, कैश, ज्वेलरी, सारा कुछ ले गए। और सरकार ने ये कहा 5वें दिन कि साहब हमने देखा ऊपर, मैंने नहीं देखा था, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। अच्छा, वीरेंद्र जी जिनकी शहादत हो गई, 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी एक बच्ची थी, 4-5 महीने की बच्ची थी, उसका भी उन्होंने कोई वो रोते रहे और बाद में कहते रहे खुदा की कसम, एक झांसा दे करके, मखारी झूठी फिरेब दे करके। और मेरी माता जी ने कहा अगर आपको कुछ पूछना है इनसे, यहाँ इतने कमरे हैं, सारा मकान पड़ा हुआ, आप पूछ लीजिए इनसे। नहीं साहब, हमारे कप्तान बाहर हैं, वो पूछना चाहते हैं कि हमारी ये जो जुद्दोजहद है, हमारी जो ये मूवमेंट है, जो हमारा ये जिहाद चल रहा है, उसमें हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। अगर गलत जा रहे हैं तो इनसे बस इतना ही पूछना है। ये इस इलाके की जी इज्जत, जी विकार शख्सियत है। हमें बताया गया है कि इनके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। हमें ये बताया गया है कि ये खुद फ्रीडम मूवमेंट में काम इन्होंने किया है। और कई लोग मुझे आज भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट में काम किया था, क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं इनको मालूम ही नहीं कि ये फ्रीडम मूवमेंट क्या थी उन दिनों। और सबसे आश्वासन जो था हमारी लोकल बिरादरी का था कि साहब ये 1-2 महीने रहेगा, आप अब जाइए। अब हालांकि 2 दिन पहले ही जो ईद की बात मैं कर रहा था, उस दिन मेरे पिताजी ने कहा, एक चिट्ठी लिखी, और वो गेस्ट लिस्ट मेरे पास अभी तक है, जो उन्होंने उस चिट्ठी के साथ में जोड़ करके किसी बच्चे के हाथ में दी, ताकि सब लोगों में वो भेजा जाए दावतनामा कि आज हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि मैं आप घर घर पे आ जाऊं मुबारक देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज मेरी बैठक में आज आप आ जाएं और चाय का एक कप नोश करें। और ये 80 लोग आ गए, सिटीजन्स काउंसिल जिसे हम कहते हैं, गांव की देख कमेटी, वो लोग आ गए, उनको चाय वाय पिलाई हमने। तो उन्होंने कहा कि हम आपके रक्षक हैं, आप हमारे रक्षक हैं, अगर कोई यहाँ पे आपको बुरी नजर से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। यही भरोसा टूट गया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। लैंग्वेजेस 26। जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा था। सोलन में नगर निगम की ओर से वर्षा जल निकासी का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 में बीएल स्कूल के समीप देखने को मिला। बारिश आने से सड़क का सारा पानी स्कूल की सीढ़ियों में आ गया है और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगर निगम की ओर से कुछ महीने पहले ही यहां जल निकासी के लिए पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। आखिर में है बिल्कुल हम फिर पूछूंगा, और आपने कहा भी है, यहाँ से कोई रास्ता नजर आ रहा है, कोई रोशनी की किरण जो गांधी जी को कश्मीर में दिखाई देती थी। आपने गांधी जी की बात कही तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मेरे फादर इसमें फ्रीडम मूवमेंट में काम कर रहे थे। हार्डली उनकी उम्र उस समय 22-23 साल होगी, क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि 46 अक्टूबर में श्रीनगर पहुंचे। तो श्रीनगर में जो उनकी ऑडियंस लिस्ट थी, गेस्ट लिस्ट थी, उसको कम करके 3 लोगों को उन्होंने मान लिया कि मैं 3 लोगों से मिलूंगा। और 3 लोगों में से एक खुशकिस्मत मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने गांधी जी ने बातचीत की। शायर क्या दे सकता है, शायर क्या ऑफर कर सकता है, तो उन्होंने एक पोइम हिंदी में लिखी, कश्मीरी में वो शायर
शायरी करते थे। उर्दू में पहले 8 साल 10 साल उन्होंने सारा कलाम लिखा है, और हिंदी में उन्होंने एक पोइम उनको फोटो फ्रेम में दी, वो ये आओ चले एक साथ चले, आओ चले एक साथ चले। और उसमें वो कहते हैं कि खान पान हमारा एक यहाँ, खून भी हमारा एक यहाँ, नीला पीला जर्द नहीं, सुर्ख खून है यहाँ। अब मुझे पूरी ये कविता याद नहीं आ रही है, 46 की कहानी है। और अभी जो ये आजादी का अमृत महोत्सव चल पड़ा है, इसमें इन्होंने अनसंग हीरोज को याद किया। उसी संदर्भ में, इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने मेरे फादर के सम्मान में उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया, माई स्टैंप। उसके बाद अब एक पोस्टल स्टैंप कि मैंने इनसे इस्तिदा की है, मैंने रिक्वेस्ट की है। मेट्रो स्टेशन पे भी इनका वो लगा है। अब मेट्रो स्टेशन पे भी इन्होंने एक वो पैनल कट आउट लगा दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये उनका ही सम्मान नहीं, मैं समझता हूँ ये पूरे कश्मीरी समाज के लिए सम्मान, पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान, जम्मू कश्मीर के लिए। और जब ये इसका इजरा हुआ, जब इसका विमोचन हुआ, जम्मू मुझे बुलाया गया और कोविड का समय था, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और 2 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, एक शेरवानी साहब को सम्मानित किया, मोहम्मद मकबूल शेरवानी, जो सफे अव्वल के मुजाहिद आजादी रहे हैं, और मेरे पिताजी को सम्मानित किया। अभी मैं सरकार से कहता हूँ, अभी थोड़ी सी हिम्मत है, लेकिन अब तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, टूट गया हूँ। क्योंकि स्टेट हूँ। अब जब इन्होंने ये सारा आश्वासन देते रहे कि साहब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आप किसी तरीके से अब चुप रहो, अपने आप को संभालो, माता जी को संभालो। अब मुझे क्या मालूम कौन सा ऑफिसर कौन है, आते गए सारे लोग। और उसके बाद 5 दिन के बाद जब हम जम्मू आ गए, हमारा संपर्क टूट गया शायद सरकार के साथ में। लेकिन मैं तो लिखता रहा, मैं तो सरकार को कहते गए कि साहब आपका फैक्स नहीं मिला, आपका ईमेल नहीं मिला, आपकी स्पीड पोस्ट लेटर नहीं मिली, आपका रजिस्टर्ड एनवलप नहीं मिला। फिर मैंने बाय हैंड भेजा पर्सनल सेक्शन में दे करके, साहब ये भी नहीं मिला। अब क्या करें? अब थोड़ा सा एक उनको लग गया यार ये इनके साथ में वाकई हुआ है, और हमारी कमिटमेंट है, सरकार की कमिटमेंट थी, सरकार का प्रॉमिस था। अब उनमें से कुछ लोग तो मैं पहचान गया, मैं उनके पास गया। लेकिन इस सारी प्रोसेस में, इस सारी प्रक्रिया में कुछ मेरे फादर के स्टूडेंट जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट थे, और उन्होंने जब मुझे देखा कि ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है, ये कुछ अपने लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि मैं आज भी आपके माध्यम से, इस चैनल के जरिए से जो लोग हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, खुदारा हमारी तकलीफ को समझिए इंसानी नुक्ते निगाह से, मानवता की दृष्टिकोण से, और देखिए अरे साहब आपने तो इतना किया, यहां से किसने क्या किया? मैंने किसी चूहे को भी नहीं मारा, मैंने किसी पागल कुत्ते को भी नहीं मारा, मैंने किसी चिड़िया को भी नुकसान नहीं दिया। इंसान की तो बात ही नहीं है। दिमाग खराब होने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के दिमाग में गड़बड़ पैदा हो। मैं चाहता हूं कि सारे ज़मीर रोशन हो, मैं चाहता हूं कि सारे दिमाग पॉजिटिव हों, ऑप्टिमिस्टिक हों। आप चाहते हैं जो पत्थर दिल हैं वो मोम बने, और आपके बारे में सोचें। 27 साल के बाद जब मुझे लगा, मेरी माता जी ने कहा, जो उन दिनों जीवित थी, उन्होंने कहा कि साहब क्या कर रहे हैं ये लोग? मैंने कहा माता जी अब वहां पे पहचानता कोई नहीं है, रिटायर हो रहे हैं लोग, ट्रांसफर हो रहे हैं लोग, क्योंकि IAS वाले ट्रांसफर हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका डेपुटेशन हो जाता है। जब मुझे लगा कि अब सारे दरवाजे बंद हैं सरकार के इंसाफ देने के लिए, तो मैं राजी, जो हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पे चला गया, एक पिटीशन किया। अब तो NHRC का भी उसमें होगा 370 घंटे के बाद। 4 साल तक उन्होंने मुझे सुना, 5 साल तक सरकार के जितने भी महकमे इसमें इन्वॉल्व थे, उनको बुला करके उनसे बयान लिए गए, उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट ली गई, उनसे प्रपोज्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई, और हमारे आर्गुमेंट से वो सारे डिफीट हो गए, झूठ बोलते वहां। और फिर लास्ट पे 2012 में 22 फरवरी को डिसीजन आ गया डिवीजन बेंच से, और मुझे लगता है कि किसी कश्मीरी के केस में, खास तौर से पंडित के केस में, एक ऐसा डिसीजन आया जो आज तक अपनी मिसाल आप है। और उन्होंने मेरे पिताजी को प्रोफेसर मशहूर हक के साथ में इक्वेट करके उनका लेवल जो था और भी बढ़ा दिया लोगों की नजरों में, जिन लोगों की नजरों में उनको मालूम नहीं था। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन 0।
मैं चिल्लाया, मैं चीखा, मैंने बार बार लिखा। जो लोग मिलने आते थे उनको कहा, जो लोग जिन लोगों के साथ में मिलता उनको कहा। जब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे जब ये अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जब ये वहाँ पे हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन बंद हो गया कश्मीर में, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने कहा कि साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, मैं तो थक गया, जरा आप मेरी मदद कर लीजिए, उनसे पूछिए। तो साहब निराशा होती है, बहुत दुख होता है कि अब स्टेट सरकार ही चली गई है J&K हाई कोर्ट में कि साहब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन होता है हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप करने में, उन्हें मालूम नहीं कि ये हट गया है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले मुझे ही कहते हैं साहब ये आप ही की सरकार है, जहां पे आप इंसाफ ढूंढने जाते हो तो हमारा हस्तक्षेप क्या मदद कर सकता है। इसी बीच में मुझे श्रीनगर जाना पड़ा हाई कोर्ट की हाजिरी, तो मैंने अपने उसमें वो भर दिए हैं जो रिजॉइंडर भरना था। और LG साहब ने आश्वासन ये बताइए राजेंद्र जी, रास्ता जो है अदालतों से निकलेगा या इंसानियतों से निकलेगा? सबसे बड़ी अदालत ऊपर वाला है, वो मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूं, मैं उन्हीं से दुआ करता हूं कि जो हमारे कुंद ज़हन है, जो हमारे ज़मीर जगे हुए नहीं है, जो सोए हुए ज़मीर हैं कश्मीर में सिविल सोसाइटी में, वो ज़मीर रोशन हो, वो दिमाग रोशन हो। और आजकल तो अंधेरा खत्म है, अंधेरा छट गया, आज उजाला है, आज वो लोग बिल्कुल सामने आ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि साहब मुझसे माफी मत मांगिए, मुझसे माफी मत मांगिए, आप सिर्फ इतना कहिए कि हाँ गलत हुआ है, खुलकर कहिए, खुलकर कहिए। और एक सच्चे मुसलमान की तरह वकालहु ईमानहु, अगर तुम वाकई में मोहम्मद साहब की उम्मत हो, जिन्होंने मुझे रोना आता है जब मेरे वालिद साहब ने मुझे उनकी कहानियां सुनी, कैसे उन्होंने वो वालदा साहब जो गंद डालती थी, तो कैसे वो उनको एक बार जब वो नहीं थी तब वो उनको देखने के लिए चले गए। ये वालदा साहब की तबीयत आज कैसी है, आंसू खत्म हो गए। साहब ये इतिहास है हमारा, ये तवारीख है हमारी, ये तवारीख है, एक कश्मीरियत की तवारीख है। जहाँ मुझे लगता है कि मैंने राजेंद्र प्रेमी साहब के जो है बहुत दर्द जो है उभार दिए, इनकी यादों में इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दफन करने की कोशिश की होंगी जिनसे ये तड़प जाते हैं, इनका परिवार तड़प जाता है। कोई अपने किसी चाहने वाले की ऐसी मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। दुश्मन के बारे में भी कोई इस तरह नहीं सोच सकता कि दुश्मन को कोई ऐसी मौत मिले जिस तरह इनके वालिद साहब के साथ हुआ, इनके भाई के साथ हुआ। उस वक्त से अब तक जहलम में बहुत पानी बह चुका है। हमारे पास क्योंकि वक्त नहीं रहता, हम बात करना चाहें और हम बात करते चले जाएंगे। इनके पास इतना 30-32 साल में इनके पास इतना मवाद इकट्ठा हो चुका है। अगर ये सिर्फ सर्वानंद कौल प्रेमी साहब के ही बारे में उनकी यादों को ही खंगालना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कागज, कलम और रोशनाई कम पड़ जाएगी। ये किसका लहू है, कौन मरा, किसका नुकसान हुआ है? सर्वानंद कौल प्रेमी साहब को मारने वालों ने सोचा होगा कि वो कश्मीरियत का जो एक पुल है उसको ढा देंगे, लेकिन आपने अभी सुना ये सर्वानंद कौल प्रेमी साहब का परिवार है जो नफरत नहीं कर रहा किसी से, जिसके अपने पिता के साथ इस तरह की ज्यादती हुई हो, इतनी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया हो, वो मोहब्बत की बात कर रहा है। ये तो जैसे कि इन्होंने आखिर में मोहसिन इंसानियत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े का जिक्र किया कि जब एक बुढ़िया जो थी उन पर कूड़ा फेंका करती थी और जब एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो उसकी खैरियत पूछने चले गए। दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है। दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि आप क्या वो कुछ कर पाने में मजबूर है या आप करना नहीं चाहते। दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि जो जड़ों से उजड़ गए हैं उनको वापस लाया जाए। कोई सरकार जो है कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला सकती, कोई सरकार जो है इनकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकती। हाँ, इनकी जिंदगी की जमानत आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर इनके गिर्द अपनी हिफाजत का दायरा बना लिया, आपने इन सब के गिर्द, कश्मीरी पंडितों के गिर्द आपने अपनी हिफाजत की आहानी दीवार खड़ी कर दी, तो किसी में भी मजाल नहीं है, चाहे जितना बड़ा अपने आप को 30 बार का मिलिटेंट समझता हो,
वो इनका कोई बाल भी बांका कर सके। ये आपको फैसला करना है, उन कश्मीरियों को फैसला करना है जिन पर आज तक ये इल्जाम लगता रहता है, और सही भी है कि ये हमारे साथ खड़े नहीं हुए। अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हो पाए थे तो अब खड़े हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल से दुआ ये निकलती है कि मेरा घर जलाने वाले, मुझे फिक्र है तेरी भी। मेरा घर जलाने वाले, मुझे फिक्र है तेरी भी, कि हवा का रुख जो बदला तेरा घर भी जलना चाहे। आज के लिए मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं बस इतना ही, और इतने को ही बहुत कुछ समझिए, क्योंकि सिर्फ एक सोच जो है वो सब कुछ बदल सकती है। फिर वापस कश्मीर में बहारों में भी बहार आएगी और खिजा में भी बहार आएगी। मुझे दीजिए इजाजत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र प्रेमी साहब, और आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने आपके जख्म को रेदे, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि आपके दुखों का और दर्द का ये जो सफर है ये तमाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कश्मीरी पंडित हूँ।